तो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो भारतीय संविधान के तहत भाग 3 के बारे में पार्ट थर्ड जो बताता है आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो मैं आपको एक सामान्य परिचय के तौर पे बताऊंगा कि जो आपका पार्ट थर्ड है उसमें क्या चीजें दी गई है आर्टिकल 12 से लेकर 35 में, जो आपका बताती है मूल अधिकार के संबंध में। तो सबसे पहले आपको मूल अधिकार के संबंध में जानना है या फंडामेंटल राइट्स के संबंध में जानना है कि जो हमारे भारतीय संविधान में भाग 3 के द्वारा जो मूल अधिकार रखे गए, ठीक है, उसे कहां से लिया गया था? उसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। और इसका जो वर्णन है वो हमारे भाग 3 के तहत अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 में बताया गया है। 12 में से लेकर 35 में बताया गया, इसका हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। फिर जो आपका ये जो ठीक है, फिर इसमें बताया गया कि जो मूल अधिकार है उसमें संशोधन किया जा सकता है, और जो राष्ट्रीय आपात का के समय होता है जो 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषणा के माध्यम से लागू किया जाता है, जो राष्ट्रीय आपात होता है, ठीक है, उसमें जीवन और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है। फिर मूल जो संविधान है उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन 1979 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 21 से और अनुच्छेद 19F को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानून अधिकार के रूप में रखा गया है। तो पहले जो हम मौलिक अधिकार जब पढ़ते थे तो 7 प्रकार के माने जाते थे, लेकिन अब क्या है कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटाकर जो अनुच्छेद 300A है उसके अंतर्गत उसको कानूनी अधिकार के तौर पे रखा गया है। पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो आपका किसमें था? मूल अधिकार के तौर पे माना जाता था। तो हम चर्चा करते हैं कि मूल अधिकार क्या होते हैं। तो जो मूल अधिकार है वे आधारभूत अधिकार हैं जो नागरिकों के सामाजिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य होते हैं, और ये जो नैसर्गिक अप्रतिदेय अधिकार है। ठीक है। तो मूल अधिकार को क्या होंगे कि वे आधारभूत अधिकार हैं जो एक नागरिक होने के नाते, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है जो किसी भी देश का नागरिक है, ठीक है, तो उसके नागरिक होने के नाते उसके सामाजिक विकास के लिए क्या है वो अत्यंत ही आवश्यक और अनिवार्य होते हैं। कि जैसे उसको अपने किसी व्यक्ति को समाज में विकास करना है, अपनी जीवन शैली को बढ़ाना है या उसको करना है, तो उन चीजों के लिए क्या है उसके मूल अधिकार बहुत जरूरी है। जैसे हमने देखा था कि नागरिक होने के क्या फायदे होते हैं, कल हमने समझा था। तो उसी तरह क्या है कि जैसे आपको नागरिक हैं तो आपको कुछ मूल अधिकार मिले हुए हैं, तो उन मूल अधिकार के आधार पर ही आपकी जीवन शैली, जीवन की गुणवत्ता, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है, और वह क्या होती है आपके जीवन का एक अभिन्न अंग होती है। मूल अधिकार ऐसे तो हमको लगते नहीं है, दिखाई देते नहीं, लेकिन मूल अधिकार होते हैं, इसीलिए व्यक्ति जीवन में अपने तरक्की करता है, उन्नति करता है और आगे बढ़ता है। फिर ही आगे बोला है कि ये नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार होते हैं। ठीक है। नैसर्गिक अर्थात ये नेचुरल राइट्स है। जैसे ही आपने इस धरती पर जन्म लिया, ठीक है, जैसे भारत भूमि में आपने जन्म लिया, तो आपको जन्म से ये अधिकार क्या होते हैं? मिल जाते हैं। प्राकृतिक तौर पे आपको ये मिलते हैं, माना जाता है कि जो मूल अधिकार है, ठीक है, आपने यहाँ जन्म लिया, एज यहाँ के सिटीजन है या नागरिक है, तो आपको यह अधिकार मिल जाएंगे। और ये क्या है? अप्रतिदेय अधिकार होते हैं। इनका मतलब यह है कि आपको जो ये अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत जो मूल अधिकार मिले हैं, इन अधिकारों के लिए आपको किसी भी प्रकार का प्रतिदेय नहीं देना पड़ता। ठीक है। अर्थात इसके लिए आपको किसी प्रकार की कोई देनदारी नहीं बनती है कि आपको ना किसी प्रकार का कोई पैसा देना पड़ता है। ठीक है। तो ये अप्रतिदेय अधिकार है। और फिर जब हम आगे पढ़ेंगे कि मूल अधिकारों का संरक्षण, उसके संबंध में कि मूल अधिकार जो दिए गए हैं हमको भाग 3 के तहत, उसमें जो कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध इसका संरक्षण क्या है? प्रदान करता है, कि आपको कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध इसका संरक्षण प्राप्त है। क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका के माध्यम से क्या है कि विधायिका क्या करती है? लॉज बनाती है, विधि का निर्माण करती है, और कार्यपालिका क्या करती है? उनको एग्जीक्यूट करती है, उसका निष्पादन करवाती है। तो इन दोनों के द्वारा क्या है, ये दोनों कभी भी ऐसे कोई कानूनों को नहीं बनाएंगे, ऐसे कानूनों का निष्पादन या पालन नहीं करवाएंगे जिनसे क्या होगा? आपके मूल अधिकारों का हनन हो सके। ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि मूल अधिकारों का जो संरक्षण आपको कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण आपको प्रदान करता है। ये आपका एक गोपालन के मामले में ये निर्णय दिया गया था, इसको याद रखिएगा। फिर जो संविधान के भाग 3 में जो निहित मूल अधिकार है वो हमेशा याद रखिएगा, वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। कि आप मूल अधिकारों की संकल्पना जब भी करते हैं तो वो उनके जो पालन की या उसके विरुद्ध की बात करेंगे तो केवल और केवल क्या होगा? वो राज्य के विरुद्ध ही आपको प्राप्त होंगे। और राज्य शब्द की परिभाषा क्या होगी ये हम आगे जब अनुच्छेद 12 पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। ठीक है।
और आपको इसमें याद रखना कि जो मूल अधिकार है, तो उसमें हमने पूर्व में चर्चा की थी कि 15, 16, 19 और 29 ये जो अधिकार है केवल नागरिकों को प्रदान किए गए, और जो शेष जो भी अनुच्छेद है वो सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं। तो 12 से लेकर 35 तक में जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, उसमें से ये जो अधिकार है 15, 16, 19, तो 15 आपका क्या है, धर्म लिंग जाति की स्वतंत्रता से विभेद के बारे में है। 16 आपका लोक नियोजन का है। 17 आपका क्या है, वाक स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। 29 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ये क्या है, केवल केवल किसको प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है। और इसके अलावा जितने भी जो 12 से लेकर 35 तक के जितने भी अनुच्छेद है जिसकी तरफ आपको मूल अधिकार प्रदान किए गए, वो सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान किए गए हैं। फिर हम इसमें बात करते हैं कि क्या जो आपको मूल अधिकार दिए गए हैं वो आत्यांतिक नहीं है, ठीक है। जो आपको मूल अधिकार दिए गए हैं वो आप उसका प्रयोग क्या है, आपको असीमित अधिकार नहीं प्रदान किए गए, कि आप अपने अधिकारों का वहीं तक इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिससे दूसरे को क्या है, परेशानी ना हो, दूसरे की कोई समस्या ना हो। तो एक व्यक्ति के मूल अधिकारों की सीमा क्या है कि दूसरे व्यक्ति को ये परेशानी प्रेरित ना करे या समस्या पैदा ना करे। तो जो हमारा मूल अधिकार है वो आत्यांतिक नहीं है, और इसमें क्या है, युक्त निर्बंध लागू किया जा सकता है। तो जो तो कभी भी मूल अधिकारों के संबंध में है कि कभी भी याद रखिएगा कि मूल अधिकार जो होंगे वो आत्यांतिक नहीं होंगे, और उसमें युक्त रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन उसमें लागू या लगाया जा सकता है। और ये जो युक्त निर्बंधन या आपका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है वो लोकहित को देखते हुए, लोक कल्याण को देखते हुए, और राज्य हित में ध्यान देते हुए, और सामाजिक मुद्दे को ध्यान में रखकर ये निर्बंधन लगाए जाते हैं। जब हम आगे अध्यायों को पढ़ेंगे तो उसमें विभिन्न वर्गों में इन निर्बंधनों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। फिर जो आपके मूल अधिकारों का निलंबन है, ठीक है, तो मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। ये कभी भी आपके में कोई सवाल, ऐसा सवाल आए कि क्या मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, तो इसके लिए आपका जवाब होगा हाँ। तो इसके संबंध में है कि जब भी मूल अधिकारों का निलंबन होगा तो प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के संबंध में अनुच्छेद 33, ठीक है, जब सेना विधि लागू अनुच्छेद 34, संविधान संशोधन 368 और आपात घोषणा के 352। तो क्या मूल अधिकारों का निलंबन हो सकता है या उसको सस्पेंड किया जा सकता है, तो इसके लिए आपको याद रखना है कि इन 4 आधार पर या इन 4 अनुच्छेदों के आधार पर ही आपके मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। तो प्रतिरक्षा सेना के सदस्य के संबंध में है, ठीक है, कि सेना के द्वारा कोई सेना विधि लागू कर दी गई है, संविधान में संशोधन करके कोई किसी मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया गया है, या आपातकाल की उद्घोषणा की गई है, तो 352 के तहत ये सारी चीजें आपके मूल अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है। फिर हम एक सामान्य देख लेते हैं कि भाग 3 में जो अनुच्छेदों को बताया गया उसको, कि समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में बताया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में बताया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक में बताया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में बताया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक में बताया गया है। फिर संवैधानिक अधिकार, जो आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 में बताया गया है। तो जो भाग 3 है वो आपका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है। आपका 12 कहता है राज्य की परिभाषा के संबंध में, 13 कहता है अल्पीकरण करने वाली विधियों के संबंध में, और फिर आपका 14 से लेकर जो 32 है यहाँ तक होता है आपके समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये सारी चीजें आपकी जो दी गई है भाग 3 के तहत मूल अधिकार के तौर पे जानी जाती है, और ये हमारे भारतीय संविधान का अभिन्न अंग के तौर पे माना जाता है। ठीक सर। हाँ सर। तो देखिए, हमने जो सबसे पहली क्लास में जैसे देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे हम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें देखा था सबसे पहले हमने पार्ट 1 देखा था, जो आर्टिकल 1 to 4 तक था, जो था संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में उपबंध करता था। उसके बाद जो पार्ट 2 है,
ये सिटीजनशिप के बारे में करता था, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 नागरिकता के बारे में वो बंद करता था। आज की क्लास में हम चालू करेंगे ये जो पार्ट 3 है इसके बारे में। तो देखिए ये है आपका आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। तो आप अगर कॉपी पेन रखे होंगे तो एक मैं फिगर यहाँ पे लिख रहा हूं, उसको आप लिख लीजिएगा। 25, 42, 43 एंड 44। 25, 42, 43 और 44, ये आप लिख लीजिएगा। ट्वेंटी फाइव, 42, 43 एंड 44। अब इसमें आपको एक चीज करनी है कि जो 25 है उसके बाद जो 42 लिखा है, तो पहला 4 जो है उसके ऊपर में आप बार लगाइएगा, और सेकंड वाला जो 44 मतलब 43 है उसके जो 4 है उसके बाद वाले जो है उसमें 3 के नीचे बार लगाइएगा, और जो आखिरी वाला जो 4 है ना, 44 वाला 4 उसके पहले में उसको राउंड सर्कल कर दीजिएगा। अब एक्चुअल में ये एक टेक्निक है जिससे हम याद रखते हैं कि जो फॉर्मेशन है पार्ट 3 में, वो आर्टिकल्स के फॉर्मेशन कैसे हैं ऐसे करके। ठीक है, तो देखिए जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 जो है वो आपका 12 से 35 तक का है, जिसमें आपको अगर पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये होगा आपका 8 पार्ट्स में डिवाइड है। और अगर आप राइट्स के बारे में बात करेंगे तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 6 टाइप के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ये बताता है। तो ये जो पहला वाला जो चीज है ना, ये जो ये आपका जो 25 में जो पहला फिगर है एक ये, और ये हमने जिसको 4 वाला जो राउंड किया है ये वाला जो पार्ट है, तो ये दो जो चीज है वो थोड़ा सा अलग है, मूलभूत अधिकार जो दिए गए हैं, तो उन मतलब उस संदर्भ में समझेंगे तो थोड़ा सा अलग है। तो ये जो दो है 20 है ना, 25, 42, 43, 44, याद रखने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो 25 में जो ये दो है, ये आपको क्या करता है कि अब चालू करते हैं ना, जैसे हम इनको आठ आठ चैप्टर में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि अगर ये 2 से चालू करें तो 12 से चालू हो रहा है ये, तो 12 और 13 ये दो सेक्शन हो गए। उसके बाद ये बोलता है कि 25 में 5 आएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका ये हो जाएगा 14, 15, 16, 17 और 18, तो ये टोटल 5 हो गए। तो ये जो बताता है, देखिए हमने यहाँ पे मार्क करके रखा है ना, पहला वाला जो है वो परिभाषाएं मतलब साधारण खंड है। ठीक है, दूसरा और जो यहाँ पे 44 में लास्ट वाला का जो 44 था उसमें से 4 वाला है वो वाला पार्ट, तो ये जनरल है। बाकी जो है वो राइट्स के बारे में बताते हैं। तो ये देखिए ये पहला वाला चालू हो गया 25 में जो 5 था, तो यहाँ पे बताया है समता का अधिकार। तो 14 से लेके 18 तक टोटल 5 राइट्स हो गए आपके, तो ये बताया है समता के अधिकार। उसके बाद देखिए कि ये 44, अब 25 के जब बात चलेंगे तो 44 वाले में, तो यहाँ पे वो बोलता है 4। ठीक है, 4 लिखा हुआ है मतलब 4 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से चालू करते हैं 19, 20, 21 और 22। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया है कि ये तो जनरल चीजें हो गई कि 19 से लेके 22 तक हो गया ये 4। अब यहाँ पे हमने ऊपर में बार मार्क किया है ना, तो यहाँ पे देखिएगा कि एक अलग सा यहाँ पे आर्टिकल है 21A जो एजुकेशन के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये 4 वाले में ये हो गया आपका, तो ये है स्वातंत्र का अधिकार के बारे में बताता है। अब उसके बाद ये है 42 वाले में यहाँ पे 2 आता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, जो लास्ट हुआ था वो क्या था 22 से, तो ये 23 और 24, तो ये हो गया आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार बता। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है कि अब 43 वाले में चलते हैं।
तो 43 वाले में यहां से चालू करेंगे हम 25, 26, 27 और 28। तो ये जो है आपका बताएंगे कि धर्म की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता जो है उसके बारे में उल्लेख करता है। अब यहाँ पे हो गया 43, तो 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि 29, 30 और 31 हुआ। अब देखिए कि यहाँ पे ये जो है वो बताता है आपको कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में। अब यहाँ पे क्या किया है हमने कि जैसे 42 वाले में ऊपर बार मार्क किया था ना, वैसे ही 43 वाले में जो है नीचे बार मार्क किया है। मतलब यहाँ पे जो है 31 जो है ये आर्टिकल रिपील्ड है, निरसित हो गया है। तो ये नीचे मार्क किया है, उसका मतलब ये था। अब 44 वाले में क्या है कि 44 वाले में क्या है कि यहाँ पे कुछ विधियों की व्यावृत्ति के बारे में बताया है ना। तो ये पहला अधिकार हो गया, ये दूसरे प्रकार का अधिकार हो गया, ये तीसरे प्रकार का अधिकार हो गया, ये चौथे प्रकार का और ये पांचवें प्रकार। अब थोड़ा डाउट ना आए इसलिए आप ये भी कर सकते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार वाला जो पार्ट है उसमें क्या है, 4 आर्टिकल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं इसको 32, 33, 34 और 35। तो 12 से लेकर 35 तक हमने देखा था। तो ये क्या है, आपका सांविधिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, तो ये छठा प्रकार का जो आपका मूल अधिकार है वो। अब बच जाता है ये 4 जिसको हमने मार्क करके रखा है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये बताता है कुछ विधियों की व्यावृत्ति के बारे में बता। अब यहाँ पे देखिए कि 31 जो है, ठीक है, 31 रिपील्ड हो गया था और इसमें 4 अपने को और आर्टिकल्स लेके आने। तो ये हो जाएगा आपका 31A, 31B, 31C और 31D। तो अगर आप इसको याद रख सकें तो देखिएगा, करना है 25, 42, 43 एंड 44। ठीक है, पहले वाले 4 के ऊपर में बार रहेगा, फिर 43 वाले में 3 के नीचे बार रखेंगे, और जो ये 44 है उसका जो पहला वाला 4 है उसको राउंड सर्कल करके रखेंगे। तो याद रहेगा कि जो आर्टिकल 31 जो रिपील्ड हो गया है उसी से रिलेटेड ABC, मतलब उसको याद रखने के लिए कि 31A, B, C और D जो है वो आर्टिकल आपके लास्ट वाले पार्ट में। तो यहाँ जो पहला वाला है ये वाला, और ये राउंड सर्कल जो है, तो पहला वाला जो है वो क्या है, साधारण के बारे में परिभाषा और अल्पीकरण करने वाली जो विधियां हैं उनके बारे में उपबंध करता है। तो ये आपका इसको स्ट्रक्चर याद रखने का एक शॉर्टकट पैटर्न है, जिसको अगर याद रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको करना है 25, 42, 43 एंड 44, पहले में बार, दूसरे 3 में नीचे वाले में बार, और इसको राउंड सर्कल। तो चलिए देखते हैं जो भाग 3 है। तो देखिए जो भाग 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बताता है मूल अधिकार के बारे में, और ये साधारण वाला खंड है। जैसे हमने 8 भाग देखे थे तो उसमें पहला भाग जो है वो साधारण वाला है। तो देखिए जो अनुच्छेद 12 है वो परिभाषा के बारे में बताता है, जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। उसके बाद जो अनुच्छेद 13 है वो बताता है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में। आप देखते रहिएगा वो 25, 42, 43, 44 वाला जो फॉर्मूला है उसमें याद करके देखते रहिएगा। अब उसके बाद जो है समता का अधिकार है 40, है ना, 42 वाले में। तो देखिए 14, 15, 16, 17 और 18, तो विधि के समक्ष समता। 15 जो है वो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। और 17 अस्पृश्यता का अंत। और 18 जो है वो उपाधियों का अंत के बारे में बताता है। तो ये पहले प्रकार का मूल अधिकार हो गया। उसके बाद दूसरा जो है वो बताता है स्वातंत्र का अधिकार के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप कि
स्वतंत्र अधिकार जो है वो वाक स्वातंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण और अनुच्छेद 20 जो है वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, और एक्स्ट्रा जो था अपने 4 में जो बार लगाया था उसके लिए शिक्षा का अधिकार, और 22 जो है वो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। और ये तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 42 वाले में, 43 और 44 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, और उसके बाद अगला देखिए 4 जो है धर्म की स्वतंत्रता का। तो ये 43 वाला जो पार्ट था है ना, तो उसमें 25, 26, 27 और 28 तो अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, और 28 जो है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। और उसके बाद देखिए ये अगला है आपका 29, 30 और ये 31 जो है वो निश्चित है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और 30 जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। और उसके बाद जो व्यावृत्ति वाली चीज है कुछ विधियों की व्यावृत्ति, तो 31 ए, बी, सी और डी जो है, तो डी यहाँ पे निश्चित है। तो संस्थाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्तियां, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण, और कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्तियां। और जो छठे प्रकार का है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो है आपका 32। तो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार के बारे में उपबंध करता है। अनुच्छेद 33 जो है वो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। 34 है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन, और 35 जो है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। तो ये आप देख सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है पार्ट 3 का। अब देखते हैं हम पार्ट 3 जो है उसके जो संवैधानिक उपबंध है उसको देखने का प्रयास करते हैं, और ये याद करने का प्रयास करेंगे कि उन उपबंधों में जो विधिक भाषा में लिखा हुआ है उन चीजों को हम कैसे याद करें। तो आप ये याद रखिएगा 25, 42, 43 और 44 वाले में, ठीक है। तो जो पहला वाला है साधारण खंड है उसमें आप देखिए कि जो अनुच्छेद 12 है वो परिभाषा के बारे में बताता है जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। देखिए कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार पहली चीज, और संसद और राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी आते हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि भारत सरकार और संसद के राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और उसका जो विधानमंडल है वो, और राज्य के भीतर या फिर भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी राज्य के अंतर्गत आए। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 13 जो है वो ये बताता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। तो देखिए इसका खंड जो ये है, और यहाँ पे एक चीज मार्क करके रखेगा, न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है वो यहीं से मिलती है। तो देखिए खंड 1 जो है इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों के असंगत है। तो यहाँ ग्रहण का सिद्धांत भी जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ क्या है कि संविधान के प्रारंभ से पहले जो विधियां थी है ना, और वो क्या है कि जो भाग 3 के उपबंध है उनसे जो असंगत है तो वो असंगतता की मात्रा तक वो शून्य हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है
कि पूर्व विधियों के बारे में बताया है यहाँ पे खंड 1। उसके बाद देखिए खंड 2 जो है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। ठीक है, तो यहाँ पृथक्करणीयता का सिद्धांत समझा जा सकता है, जिसको बाद में डिटेल में देखेंगे हम, कि संविधान के प्रारंभ होने के बाद जो राज्य है, राज्य के अंतर्गत हमने अनुच्छेद 12 में जो परिभाषा देखी थी राज्य की, तो उसके अंतर्गत क्या है कि राज्य ऐसा कोई भी विधि का निर्माण नहीं करेगा जो क्या करती हो, इस भाग 3 मतलब मूल अधिकार वाला जो पार्ट है, उसमें जो आपको अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को न्यून करे या उनको छीने, तो ऐसी कोई भी विधियों का निर्माण नहीं करेगी ऐसे। अब उसके बाद देखिए खंड 3 जो है वो बोलता है कि इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो का विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा आदि, तो जो विधि आप देखेंगे तो इसमें ये सभी चीजें इंक्लूड करता है विधि। ठीक है, तो गणनात्मक परिभाषा देने का प्रयास है यहाँ पे कि विधि जो है, विधि के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। तो पहला अध्यादेश आएगा, दूसरा आदेश आएगा, तीसरा उपविधि आएगा, ठीक है, फिर नियम आएंगे, फिर विनियम आएंगे, फिर अधिसूचना आएगी, रूढ़ी, है ना, और प्रथाएं भी जो है वो सम्मिलित होंगी। ऐसे तो गणनात्मक परिभाषा दी गई। उसके बाद देखिए कि उपखंड ख जो है वो बोलता है प्रवृत्त विधि। तो प्रवृत्त विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि जो पहले निश्चित नहीं की गई है, ठीक है, तो उनको स्पष्ट रूप से अगर निश्चित नहीं किया गया है वो विधियां, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग या उस समय पूर्णता या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं, तो ये सभी के सभी जो हैं वो क्या आएंगी, प्रवृत्त विधि के अंतर्गत आएंगी। उसके बाद देखिए खंड 4 जो है वो इस अनुच्छेद की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होंगी, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि 368 जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है, तो वो बोलता है कि संविधान में जब संशोधन करोगे तो इन सब चीजों को, मतलब ये है कि ऐसी विधियों का निर्माण, इस खंड का जो तात्पर्य है ना, वो 24वां संशोधन से अंत स्थापित किया गया था, ये 1971 से। तो यहाँ पे बोलने का प्रयास ये किया गया था कि जो संशोधन के द्वारा जो विधियां बनाएंगी उन विधियों को ये उपबंध जो है वो लागू नहीं होंगे, ऐसे करके। ठीक है, तो संसद की तरफ से, मतलब विधानमंडल था, उनका बोलना ये था कि जो हम नए विधियां बनाएंगे उन विधियों को ये लागू नहीं होगी। ठीक है, जबकि वर्तमान स्थिति ये है कि आप ये जो उपबंध दिए गए हैं, ठीक है, अनुच्छेद 13 के उपबंध है, तो वो क्या है, संविधान संशोधन के द्वारा अगर आप कोई नई विधियों का भी निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उनका भी न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है, और वो अगर असंवैधानिक है, संविधान की परिपाटी में खरे नहीं उतरते हैं, तो उनका क्या किया जा सकता है, उनको भी असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, ऐसे। तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि अनुच्छेद 12 और 13, कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे समता का अधिकार जो है, ठीक है, तो 14 से लेके 18 तक। और आज जो मेन फीचर्स आपको जो याद रखना है वो ये याद रखिएगा कि 25, ठीक है, 42, 43 और 44, और इसमें करना क्या है, हमको यहाँ पे बार करना है, यहाँ पे बार करना है, इसको मार्क कर। तो आज हमने जो पार्ट देखा था ये साधारण वाला जो पार्ट है, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 दिया था। अनुच्छेद 12 में ये बताया हुआ है परिभाषा, जिसमें काहे की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है, और अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि जो अल्पीकरण करने वाली जो विधियां हैं उनके बारे में बताया गया है कि ऐसे कोई विधियों का निर्माण नहीं किया जाएगा जो मतलब भाग 3 में जो उपबंध दिए गए हैं उनको या तो न्यून करे या उनका अल्पीकरण करे, ऐसे। तो ये आज की क्लास में हमने ये देखा कि भाग 3 जो था, तो हेमंत सर ने आपको बताया कि उसका परिचय दिया कि क्या क्या चीजें हैं, और हमने आज की क्लास में अभी ये देखा कि जो अनुच्छेद 12 और 13 जो है आपके मूल, जो मूल अधिकार वाला जो पार्ट है, पार्ट 3 के अंतर्गत इन चीजों को हमने देखा। ये आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी।
अब आपके कोई डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं इन चीजों को। अगर क्वेश्चन है तो मैसेज बॉक्स में आप टाइप करिएगा क्यू ऐसे करके, और अगर आप आज की क्लास के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो वाई करके टाइप करिए।